एजुएनवायर में आपका स्वागत है। मैं जया। अभी तक प्राचीन भारतीय इतिहास के क्रम में हमने 3 चैप्टर देखे हैं। अर्थात फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था इतिहास जानने के क्या क्या महत्वपूर्ण स्रोत हैं। उसके बाद हमने द्वितीय भाग में इसके पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों को डिस्कस कर लिया था। अब इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर यानी सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जहां पर इससे संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। किसी ना किसी रूप में ऑब्जेक्टिव आपसे यहाँ से पूछा ही जाता है। तो चलिए इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की ओर। और इसका नाम डिस्कस करें तो सबसे पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो प्राचीन नगर सबसे पहले यहाँ से संबंधित मिले वे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे ही मिले थे, जिसके कारण प्रारंभिक दौर में हमने इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ से मुख्य बिंदु और किन मुख्य बिंदुओं को लेकर के महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता से पहले जब तक हमें इस सभ्यता का पता नहीं था तब तक भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता मानी गई वो वैदिक सभ्यता ही थी और इसी क्रम में इतिहास का लेखन हुआ। लेकिन चार्ल्स मैसन ने 1826 में यहाँ से संबंधित कुछ बातें बताई कि यहाँ पर कुछ सभ्यता है, यानी ये नहीं बताया था कि यहाँ पे मूल रूप से कोई सभ्यता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ तथ्य बताए थे जिसको उन्होंने 1842 में अपनी पुस्तक नैरेटिव ऑफ जर्नीज में प्रकाशित किया था कि इन क्षेत्रों में यानी कि किसी प्रकार के जो है सभ्यता से संबंधित चीजें हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके। फिर बर्टन बंधु, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस समय की बात है, भारत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी कि कराची और लाहौर के बीच का क्षेत्र जो था यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इसी क्रम में कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ती है और कुछ ईंटें उनको दिखाई देती हैं, तो वे क्या करते हैं उन ईंटों को यहाँ पर लगा देते हैं और रेलवे ट्रैक का निर्माण हो जाता है। लेकिन बाद के समय में कुछ ये जो बर्टन बंधु हैं, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन है ना, तो यहाँ से संबंधित हुए ईंटों को लगा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि यहाँ पर नीचे के क्षेत्रों में और भी ईंटें हैं, तो इसके बारे में बहुत जानकारी शुरुआती दौर में नहीं हो पाती है। लेकिन जॉन मार्शल जो है इनके नेतृत्व में, ये पुरातत्व विभाग के जनक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी इससे संबंधित कुछ बातें बताते हैं 1853 से 1856 में। लेकिन जो मूल तथ्य निकल करके आएगा वो यहाँ से निकल कर आएगा, यानी कि जॉन मार्शल के नेतृत्व में 2 भारतीय पुरातत्ववेत्ता यानी दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, सबसे पहले यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन करते हैं और वहां से पता चलता है कि इसके नीचे वो जो रेलवे ट्रैक था जहाँ से ईंटें प्रयोग कर ली गई थी और उनको नॉर्मल ईंटें समझ करके रेलवे ट्रैक बिछा दिया गया था, ये कोई सामान्य ईंटें नहीं थी, बल्कि इन ईंटों के नीचे बहुत ही गहरे में जो है एक सभ्यता विकसित थी, पूरे के पूरे नगरीय सभ्यता, नगर नियोजन से संबंधित। तो ये बात कहाँ से पता चलती है? सबसे पहले 1921 में जब दयाराम साहनी हड़प्पा का उत्खनन करते हैं। ठीक है, इसके बाद रखालदास बनर्जी जो कि जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन करते हैं और यहाँ से संबंधित चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये याद रखिएगा, दयाराम साहनी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है और रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के। अब यहाँ पर समयावधि देखिए, तो जॉन मार्शल ने जो इसकी समयावधि बताई ये लगभग 3250 से 2750 के बीच में निर्धारित की, यानी 3250 बीसी से 2750 बीसी।
लेकिन जो एक मत नहीं बन पा रहा था, यानी लोग जो है इतिहासकार इस पर एक मत नहीं थे। इसलिए जो कार्बन 14 की पद्धति होती है, जिससे हम अवशेषों के फॉसिल्स के जो समय काल निर्धारित करते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है, उसी से संबंधित जब C14 पद्धति का प्रयोग किया गया तो जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि यानी हड़प्पा सभ्यता की समयावधि निर्धारित की गई, वो 2500 BC से लेकर 1750 BC तक थी। ठीक है। अब इस समय को अब जो प्राचीन शोध हुए उससे ये पता लगा कि ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। ठीक है। कितनी पुरानी? 8000 साल। तो ये कुल मिलाकर इसकी खोज से संबंधित और इसकी समयावधि निर्धारित करने से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि इसकी समयावधि क्या है कार्बन 14 पद्धति के अनुसार। दूसरा ये पूछता है दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी किन क्षेत्रों से संबंधित है, किन क्षेत्रों के उत्खनन से संबंधित है। दूसरा ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो जॉन मार्शल कर रहे थे। और ये जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम थे, ये भी एक प्रश्न बनता है। तो ये जो थे ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ से। अब इसका नामकरण सिंधु सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो प्रारंभिक नगर प्राप्त हुए थे वो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्रों में प्राप्त हुए थे, इसलिए हम इसको सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन बाद के समय में जो नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों से बाहर प्राप्त हुए, फिर उनको भी इसी सभ्यता के अंतर्गत रखना था, क्योंकि ये वो चीजें जो वहां से प्राप्त हुई वो इन्हीं चीजों से रिलेटेड थी। तो फिर इसको सिंधु सभ्यता का नाम ना दे करके इतिहासकारों में एक प्रचलन था कि जो नगर किसी सभ्यता के सबसे पहले प्राप्त होते थे उन्हीं नगरों के आधार पर उन सभ्यताओं का नाम रखा जाता था। तो फिर सिंधु सभ्यता को ही मूल रूप से हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन चैप्टर्स जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो फिर चैप्टर्स में उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, इसलिए प्रारंभिक दौर में हम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता ही कहते हैं। और इसका सबसे अगर इसका जो है नाम रखने की बारी आई तो इसको क्या नाम दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। और ऐसा क्यों किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चले और देखें इस सभ्यता की क्या विशेषता थी। तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि आद्य ऐतिहासिक क्या होता है। ऐसा कालखंड जिस कालखंड में लिखी हुई चीजें तो प्राप्त होती हैं, यानी उस कालखंड से संबंधित लिखी हुई चीजें तो प्राप्त होती हैं, लेकिन हम उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ नहीं पाए क्योंकि हमें उस लिपि की जानकारी नहीं थी। तो ऐसी सभ्यताएं या ऐसा कालखंड जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका, ऐसी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? ये एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। उसके बाद ये कांस्ययुगीन सभ्यता है। उस समय यानी ताम्र पाषाण काल के बाद जो सभ्यता विकसित हुई वो कांस्ययुगीन थी। उस समय लोगों को धातुओं से संबंधित अच्छी जानकारी थी, यानी उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसे का प्रयोग किया। और सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक प्रकार की वस्तुएं कांसे से निर्मित प्राप्त हुई हैं। तो उससे यह पता चलता है कि ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लेकिन इस सभ्यता के अंतर्गत कहीं पर भी जो है लोहे से निर्मित वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई हैं। तो यह पता लगाया गया कि इस काल में जो है लोग लोहे के प्रयोग से अपरिचित थे। उसके बाद यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पे जो नगर नियोजन प्राप्त हुए हैं और जो नदियों के किनारे यानी जैसे लोथल जैसी जगहों पर अनेक प्रकार की ऐसी चीजें प्राप्त हुई हैं जो वहां पर नहीं थी, लेकिन वहां से व्यापार होता रहा होगा इन चीजों का, दूसरी जगहों से लाते होंगे और फिर व्यापार करते होंगे, ऐसा माना गया है। तो ये सभ्यता व्यापार प्रधान थी। उसके बाद यहाँ की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो तो नगर नियोजन ही है। अत्यंत आधुनिक नगर नियोजन था।
जैसे हम आज आधुनिक काल में नगर देखते हैं, पक्की सड़कें देखते हैं, सड़कों की दोनों तरफ नालियां देखते हैं। नालियां इस समय आधुनिक समय काल की तरह ही नालियां ढकी हुई थी और जो है सड़कें चौड़ी थी, सड़कों के दोनों तरफ जो है वृक्ष पाए गए हैं। इस तरह से नगर नियोजन अत्यंत आधुनिक था। उसके बाद यहाँ का राजनीतिक जीवन देखेंगे, किस तरह का राजनीतिक जीवन था। कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता राजतंत्रात्मक ना होकर प्रजातंत्रात्मक थी। हालांकि इसके विषय में पूर्ण रूप से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि लिखित साक्ष्य प्राप्त तो हुए, हम उन्हें पढ़ नहीं सके, तो पूर्ण जानकारी तो प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी इतिहासकारों में जो मत है कि राजनीतिक जीवन इनका प्रजातंत्रात्मक था, क्योंकि यह सभ्यता अत्यंत शांति प्रिय थी। और शांति समाज में तभी होती है जब प्रजा को अपने कार्यों के लिए आज़ादी होती है और वे शांति से जीवन यापन कर सकते हैं। तो उस समय जीवन कैसा था? प्रजातंत्रात्मक था, ऐसा माना गया है। कोई पूर्ण रूप से अभी इसके विषय में जानकारी नहीं प्राप्त हुई। उसके बाद धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन इस समय लोग प्रकृति प्रेमी थे। मूर्ति पूजा की जो है लक्षण व्याप्त थे, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली है, यानी एक मूर्ति मिली है जिसमें से मतलब पेड़ का उद्भव हो रहा है। तो ये बताया गया कि ये मातृ देवी हैं, यानी कि इसमें से फसल निकल रही है, यानी पेड़ निकल रहा है। तो धार्मिक जीवन में मूर्ति पूजा के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन क्योंकि ये लोग बहुत संपन्न लोग थे, है ना, क्योंकि नगर नियोजन बताता है उस समय जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो सब ओवरऑल इससे पता चलता है कि आर्थिक जीवन में इनके जीवन में संपन्नता थी। उसके बाद सांस्कृतिक जीवन, और यहाँ पे त्रिभुजाकार जो है इसकी व्यवस्था थी, यानी कि ये जो क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का वो त्रिभुजाकार था। तो यहाँ पे ये सब चीजें नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसकी विशेषता देख लीजिए। और यहाँ हम मैप पर देखेंगे कुछ चीजें इससे रिलेटेड। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नगर नियोजन की का ही एक वो है पार्ट कि सिंधु घाटी सभ्यता में अत्यंत आधुनिक जल निकासी प्रणाली थी। धौलावीरा जैसी जगहों पर तो आपको लकड़ी की नालियां भी मिली हैं। तो और इस प्रकार से नालियां थी, जैसे आधुनिक समय में जो पतली नालियां हैं वे जाकर के मुख्य सड़क की नालियों से मिलती हैं। फिर वहां पर चैम्बर बनाए गए थे, उन चैम्बरों में जो भी कचरा होता था वो साफ कर लिया जाता था और फिर आगे की तरफ पानी जाता था। इस प्रकार की बहुत ही उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। और ये लोग प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि प्रकृति से संबंधित अनेक वस्तुएं मिली हैं, जैसे मातृ देवी की मूर्ति ही थी, मैंने अभी आपको बताया। और ये अत्यंत प्रकृति प्रेमी लोग थे, शांति प्रिय व्यवस्था थी यहाँ की। तो इस तरह से ये आपने पूरा चार्ट समझ लिया है। यहाँ से खोज से संबंधित समयावधि, नामकरण, विशेषता। अब इसके उद्भव की तरफ चलते हैं और देखते हैं। विदेशी इतिहासकार मानते हैं कि ये सुमेरियन सभ्यता का अंग है, यानी कि जिस प्रकार से सुमेरियन सभ्यता में चीजें प्राप्त हुई उसी प्रकार की सिंधु घाटी सभ्यता में भी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो वे मानते हैं कि सुमेरियन सभ्यता थी ये। ऐसा कौन मानते हैं? तो जैसे चाइल्ड थे, व्हीलर थे, ये इस प्रकार के जो विदेशी इतिहासकार थे उन्होंने माना है कि ये सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक है। लेकिन डीपी अग्रवाल और भारतीय मतानुसार ये मानते हैं कि कैसी सभ्यता थी ये? द्रविड़ सभ्यता थी, ठीक है, यानी कि द्रविड़ों के द्वारा बसाई हुई सभ्यता थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मत है वो रखालदास बनर्जी ने दिया है। बाकी भी जितने भी भारतीय इतिहासकार थे वे यही मानते हैं कि ये आर्य सभ्यता ना होकर के द्रविड़ सभ्यता थी, क्योंकि आर्यों की सभ्यता जिसे हम मूल रूप से वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं, अगर उनको नगर नियोजन का ज्ञान था तो फिर वे वैदिक सभ्यता में क्यों झोपड़ी बना करके रहते हैं, इस प्रकार की चीजें क्यों सामने आती हैं। तो ऐसा ही माना गया भारतीय मतानुसार कि यह एक द्रविड़ सभ्यता थी। इसके बाद आइए मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार किन क्षेत्रों तक था। यहाँ पे हम इसकी बाउंड्री लाइन देखेंगे, किन किन क्षेत्रों में इसकी जो है बाउंड्री लाइन थी। तो
ये जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये तो अभी फिलहाल सेपरेट हुआ है, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर ही था। तो इसी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में इसकी सबसे उत्तरी सीमा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, आप देख लीजिए। सबसे उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में स्थित मांडा था, मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन सी नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित था, इसलिए ये याद रखिएगा। मांडा जो इसकी सबसे उत्तरी सीमा थी, ये चिनाब नदी के तट पर, तथा इसकी दक्षिणी सीमा दैमाबाद, दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तथा इसकी पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये स्थान उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर, और ये किस नदी के किनारे स्थित था, हिंडन नदी के तट पर, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे इसकी पश्चिम सीमा जो कि बलूचिस्तान में एक स्थान पड़ता है, जिसको हम सुतका गेडोर कहते हैं, सुतका गेंडोर, ये स्थान कहाँ पर है, तो बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, और ये दास्त नदी के तट पर स्थित था, ठीक है, दास्त नदी। तो इस तरह से इसकी जो है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम की सीमा है, और ये टोटल जो है ये क्षेत्र लगभग 13 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ था। इस तरह से ये हमने इसकी बाउंड्री समझ ली है, और यहाँ से हमने समझ लिया कि क्या इसकी खोज से संबंधित तथ्य थे, क्या इसकी समयावधि थी, नामकरण, इसकी विशेषता क्या क्या थी, और उद्भव से संबंधित तथा इसकी बाउंड्री लाइन से संबंधित चीजें आज के वीडियो में हमने समझ ली हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, ये स्थल वर्तमान में कहाँ स्थित है, और यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए, यानी जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जानकारी मिलती है, और यहाँ से किस प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं, और ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हम 2 वीडियो लाएंगे, और इन दोनों वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, तथा मैं आपको इसके ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगी। जब इसका सेकेंड पार्ट अपलोड हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाऊंगी, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप अच्छे से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और निश्चित ही कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।